इंडिया के अंदर एक ऐसा वार चल रहा था जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। न टीवी डिबेट्स, न ब्रेकिंग न्यूज़ और ना ही कोई इंटरनेशनल हेडलाइन। है तो सिर्फ जंगल, और ऐसे जंगल जहां दिन में भी सनलाइट प्रॉपरली ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती, जहां हर कदम पर आईडी और हर एक पहाड़ी के पीछे एम्बुश हो सकता है। डेंस फॉरेस्ट, हिडन केव, लैंडमाइंस और एक इनविजिबल एनिमी। और फिर 2025 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, एक ऐसा ऑपरेशन जिसे एक्सपर्ट इंडिया का बिगेस्ट एंटी नक्सल जंगल कैंपेन बोलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये नक्सल है कौन, यह मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ और इंडिया को अपने ही फॉरेस्ट में 21 दिन तक वार जैसा ऑपरेशन चलाने की क्या जरूरत पड़ी। मई 2025 गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने नक्सलियों को बहुत बड़ा नुकसान दिया है, उनके टॉप कमांडर्स मारे गए हैं, बहुत वेपन रिकवर हुए हैं और जहां उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ऑपरेशन का कोड नेम था ब्लैक फॉरेस्ट। लेकिन ये कहानी 2025 से ही शुरू नहीं होती, इसकी जड़ें जाती हैं 1967 तक। 1960 देश तो आज़ाद हो गया था, लेकिन गाँव में अभी भी गरीबी, असमानता और ज़मीन को लेकर लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी। बंगाल के एक गांव नक्सलबाड़ी में किसानों और ट्राइबल ग्रुप्स ने जमींदार के खिलाफ एक हिंसात्मक आंदोलन शुरू कर दिया। ये आंदोलन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से प्रभावित था। आइडिया सिंपल था, स्टेट करप्ट है और सिस्टम गरीबों के अगेंस्ट है, इसलिए उनके खिलाफ हथियार उठाना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। इसी नक्सलबाड़ी विलेज के नाम पर मूवमेंट का नाम पड़ा नक्सलिज्म। अगले कुछ डेकेड्स में यह मूवमेंट फॉरेस्ट और ट्राइबल बेल्ट में स्प्रेड होने लगा, स्पेशली छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे एरिया में। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट को लगा कि एक छोटा मूवमेंट होगा और जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे इंडिया का एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया रेड कॉरिडोर के नाम से फेमस हो गया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, ये नक्सली जंगल में ही इतने एक्टिव क्यों हैं? इसका जवाब सिंपल है। डेंस जंगल जो पुलिस के मूवमेंट को स्लो कर देते हैं, सर्वेलेंस को मुश्किल बना देते हैं और गुरिल्ला वारफेयर के लिए परफेक्ट होते हैं। नक्सली हिट एंड रन टैक्टिक्स का यूज करते थे, आईडी अटैक्स, एम्बुश, स्नाइपर फायरिंग और जंगल हाइडआउट्स। कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत कैजुअलिटीज भी फेस करनी पड़ी। 2010 में दंतेवाड़ा हमले में सीआरपीएफ के 76 जवान शहीद हो गए थे। इंडिया के डेडलीस्ट नक्सल अटैक्स में से इसको एक माना जाता है। अब तक सरकार को भी क्लियर हो गया था कि नॉर्मल पुलिस से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होने वाली, इसलिए सरकार ने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी शुरू की। स्पेशल जंगल वारफेयर यूनिट्स जैसे कोबरा कमांडो, डीआरजी, एसटीएफ बनाई गई। ऑपरेशंस की दूरी कम करने के लिए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए गए, ड्रोन सर्विलेंस बढ़ाई गई और जंगल में सड़कें और कैंप बनने लगे। गोल सिंपल था, नक्सलियों के सेफ जोन को श्रिंक करना। और इसी प्रोसेस के बीच सिक्योरिटी एजेंसीज का ध्यान गया एक स्पेसिफिक रीजन पर, करेगुट्टा हिल्स। करेगुट्टा हिल्स ये कोई नॉर्मल जंगल नहीं है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर ये एक बहुत ही घना जंगली एरिया है। स्टीप माउंटेन्स, डीप वैलीज, हिडन केव्स और ऑलमोस्ट जीरो रोड कवर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पहाड़ियाँ नक्सलियों का मेजर स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुकी थी। नक्सलियों ने यहाँ पर बंकर्स, वेपन स्टोरेज, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और हिडन कैंप्स बना रखे थे। सिक्योरिटी एजेंसीज को लगातार इनपुट मिल रहे थे कि टॉप नक्सली कमांडर भी इसी पहाड़ी पर मौजूद हैं। बेसिकली ये उनका किला बन चुका था और इसी किले को तोड़ने के लिए लॉन्च किया गया ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। 21 अप्रैल 2025 थाउजेंड्स ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल्स ऑफ सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी, एसटीएफ और लोकल पुलिस यूनिट मल्टीपल डायरेक्शन से जंगल में एंटर करते हैं। ऑपरेशन का गोल क्लियर था, नक्सलियों के कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ना। लेकिन इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज था कि एनिमी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सोल्जर्स बहुत ही स्लो एडवांस कर रहे थे और जल्दी ही उन्हें समझ आ गया था कि पूरा जंगल ट्रैप से भरा हुआ है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हंड्रेड्स ऑफ आईडीज रिकवर हुई, कहीं केव्स के अंदर अनाज तो कहीं हथियार बनाने की मशीन मिली, हिडन कैंप्स मिले और कहीं बहुत हथियार मिले। अब ये ऑपरेशन सिर्फ सर्च मिशन नहीं रहा था, अब ये एक फुल जंगल डोमिनेशन कैंपेन बन रहा था। दिन गुजरते गए लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस जंगल से बाहर नहीं निकली। 21 दिन तक लगातार प्रेशर मेंटेन किया गया। एक्सट्रीम हीट, डेंजरस टेरेन, लिमिटेड सप्लाई और लगातार हमले का डर। सिक्योरिटी फोर्स जंगल के अंदर टेम्परेरी कैंप्स बनाकर ऑपरेट कर रहे थे, ड्रोन ऊपर सर्विलेंस कर रहे थे
और ग्राउंड टीम नीचे केव्स और पूरे जंगल को सर्च कर रही थी। धीरे धीरे नक्सली प्रेशर में आने लगा, उसके कैंप डिस्ट्रॉय होने लगे, कम्युनिकेशन ठप होने लगा, सप्लाई सीज हो गई और उनका मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट हो गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उनके सेफ जोन श्रिंक होने लगे। और फिर आता है ऑपरेशन का बहुत बड़ा मोमेंट। गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि नक्सलियों का टॉप कमांडर नंबाला केशवा राव एनकाउंटर में मारा गया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि वो कई सालों से अंडरग्राउंड था और नक्सलियों के टॉप कमांडर्स में से एक माना जाता था। 21 दिन तक चले इस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के कई जवान घायल हुए। 30 से ज्यादा माओवादी मारे गए, बाकी सारे नीचे उतरते ही पुलिस के साथ मुठभेड़ों में मारे गए या सरेंडर किए। और ये पूरा असला हमने जब्त कर लिया। इसी ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ मतलब बस्तर और तेलंगाना में माओवादी आंदोलन का अंत। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने एक बात क्लियर कर दी कि स्टेट पावर नक्सलियों के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स तक पहुंच चुकी है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आज भी एग्जिस्ट करता है, क्या सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से नक्सलिज्म कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, या फिर पॉवर्टी, ट्राइबल अंडर डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट और गवर्नेंस फेलियर जैसे इश्यूज को भी सोल्व करना पड़ेगा? क्योंकि हिस्ट्री ये बताती है कि इंसर्जेंसी सिर्फ गन से नहीं, कंडीशन से भी ग्रो करती है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इंडिया के एंटी नक्सल कैंपेन का टर्निंग पॉइंट हो सकती है, लेकिन इसका फाइनल आंसर आने वाले टाइम में मिलेगा।